रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर के 36 तक, 36। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश में रंग होता है। कितने रंग होता है श्वेत प्रकाश में? ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है ये बताना है। तो हम जानते हैं विबग्योर मतलब बैगनी होता है ना, बैजानी हापी नाला। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और उसके बाद लाल। ये सातों कलर को अगर हम एक में मिला देते हैं तब यहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि 7 या 3 कलर मिलाने से नहीं, सातों कलर मिलाएंगे तो श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो कौन सा रंग होगा? ठीक है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो कौन सा रंग होगा? तो देखिए, परावर्तित करने का मतलब है कि जो कलर का आया था लाइट, जो रंग का जो प्रकाश आया था वही लाइट अगर निकल जाए, चला जाए, तो उसे ही वो हम कहेंगे कि वो सतह, वो कलर का मतलब जो भी रंग था वो एक उस लाइट को अब्जॉर्ब नहीं किया, अवशोषित नहीं किया, वो रिफ्लेक्ट कर दिया। तो कौन सा हो सकता है? तो देखिए, ये क्या है, वाइट है ना, वाइट मतलब सफ़ेद है। जब ये सफ़ेद है, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत था यहाँ पर ब्लैक से लिख रहे थे तो हमें ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ब्लू से लिखते हैं तो ब्लू ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ब्लू दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि श्वेत जो यहाँ पर है प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश इसको अब्जॉर्ब नहीं किया, अवशोषित नहीं किया, तो जैसा कलर का था उसी तरह का कलर हमें दे देता है। इसका मतलब है कि श्वेत प्रकाश किसी भी दूसरे रंग को अवशोषित नहीं करता है, वो पूर्ण उसको परावर्तित कर देता है। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्वेत, यानी ए। तो 2 का आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर देती है उनका रंग होता है। इसको पर देखिए, यहाँ पर हम ब्लैक कलर का यहाँ पर लिखे हैं। इसको पर अगर ब्लू कलर दे आ जाए, चाहे कुछ भी देगा, तो यहाँ पर ये कलर जो है ना, ये सभी को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये ब्लैक तो ब्लैक ही रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ब्लैक ऐसा कलर है जो सभी को अवशोषित कर लेता है। कैसे हम एक तरह से समझ पाएंगे? जैसे मान लेते हैं कि एक होल है, होल छेद है, इसमें प्रकाश नहीं जा रही है, प्रकाश जा रही है लेकिन जाने के बाद ये लौट करके बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, जब लौट करके नहीं आ रहा है प्रकाश, तब क्या होगा कि हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिखाई तब देता है जब प्रकाश अंदर से लौट करके बाहर में आए। तो जब नहीं दिखाई देगा तब हम कह दें कि वो कौन सा कलर होता है, ब्लैक। यानी समझ लेंगे कि ब्लैक यानी जो आपका जो काला रंग होता है उस सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा बी। तो 3 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
4 में क्या होगा, लिखा हुआ प्राथमिक रंग है। तो हम लोग देखे थे एक ट्रायंगल को लिख करके, यहाँ पर था लाल, यहाँ पर था हरा और यहाँ पर था नीला, यहाँ पर था मैजेंटा, यहाँ पे था पीला और यहाँ पर था सियान। तो इसमें जो ट्रायंगल जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जो शीर्ष पर जो भी रंग है उस रंगों को बोलते हैं प्राथमिक रंग या प्राथमिक वर्ण कहा जाएगा। किसे? जो त्रिभुज के शीर्ष पर है, और जो बीच में जो बचा हुआ है इसको कहते हैं द्वितीयक वर्ण। तो प्राथमिक बोला तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। इसमें क्या देख रहे हैं कि लाल और हरा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीला, और लाल और नीला को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैजेंटा। हरा और नीला को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सियान, मतलब काला। अगर सबको अगर मिला देते हैं तब तो क्या बन जाएगा, उजला, श्वेत बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, हरा, नीला। तो कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण, वर्ण यहाँ पर जैसे ही कहा जाए वर्ण, तो वर्ण कहने का मतलब होता है कि रंग कहा गया है। वर्ण का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रंग। तो रंग को कहा जाता है वर्ण। तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष पर कौन कौन से रंग दिखते हैं। ऑप्शन में आपका था लाल, द्वितीयक, संपूरक, श्वेत। तो देखिए, अगर हम देखें कि द्वितीयक, तो द्वितीयक तो शीर्ष पर नहीं रहता है, वो उसके भुजाओं पर रहता है, तो द्वितीयक नहीं होगा। संपूरक बताए थे कि वैसे दो रंग जिसको मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो उसे कहते हैं संपूरक वर्ण। तो यहाँ पर तो हम इस दोनों को मिलाते हैं तो पीला बनता है, इस हरे और नीला को मिलाते हैं तो सियान बनता है, लाल और पीला को मिलाते हैं तो मैजेंटा बनता है, लेकिन किसी दो को मिलाने से श्वेत प्रकाश नहीं बनता है। इसका मतलब कि संपूरक वर्ण भी नहीं होगा। इसके बाद श्वेत, तो बताइए जो इस पर है, अगर सबके सब श्वेत होता तो लाल, हरा, नीला कहाँ से होता। तो यहाँ पर देख रहे थे कि त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा कलर है, तो लाल, हरा, नीला। तो इसमें से ऑप्शन में हमारा दिया हुआ सिर्फ लाल के बारे में। तो यहाँ से हो जाएगा कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर लाल रंग दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लाल और नीले को मिलाने पर कौन से रंग बनता है। तो आपको दिख रहे होगा यहाँ पे कि लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा रंग दिखता है, मैजेंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, बनाते हैं इसको, आप लोग ट्राई कीजिए तब तक। चलिए, निर्वात में पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर था आपको हवा, निर्वात है मान लिया, चलिए निर्वात मानते हैं इसको। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही माध्यम प्रवेश करता है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। तो देखिए, जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है c/μ। c मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, और म्यू का मतलब अपवर्तनांक इसका। और इसी का आपको पूछा गया है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, v आपको पता है, c पता है, और म्यू पूछा जा रहा है, तो जिसे निकालना है ऊपर भेज देंगे
और भी को नीचे लाएंगे तो होगा c/v। तो इस प्रकार से यहाँ पर c का वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁸ और v का वैल्यू कितना था 4 × 10⁸ कट जाएगा। इसको पॉइंट लेके जाएंगे ऊपर में तो कितना जगह 10, तो कटेगा कितने बार में 8 बार में, और 8 से कटेगा उधर में कितना 5 और नीचे में 4, तो आंसर हो जाएगा 5/4। तो अपवर्तनांक जो होगा माध्यम का वो आएगा 5/4। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ए में 5/4 है, वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई कर लिए। चलिए क्वेश्चन है ट्राई 8 में, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में दिया हुआ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसके बाद यदि कांच में यही वायु प्रकाश की चाल इतना था, जैसे ही कांच में प्रवेश करता है, तो ये कांच में क्या करता है, ये प्रवेश करता है, तो इसकी चाल हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये क्या है, कांच है, और ये क्या था ऊपर में वायु। तो पूछा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु को हम लोग लगभग अपवर्तनांक को 1 मानते हैं, लेकिन कांच का अपवर्तनांक यहां से पूछा गया व्हाट। तो देखिए आप लोग एक बात यहां से समझ लेंगे कि पता होगा कि v डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। जब ये होता है इसको हम क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो v × म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कुछ नहीं कांस्टेंट, तो जब बराबर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक को गुना करते हैं, वही प्रकार दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और उसके माध्यम को गुना करते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जब भी अगर ऐसा रिलेशन हो तो उससे हम ऊपर लेके जाने के बाद कांस्टेंट बचेगा। इसका मतलब है दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर है। अभी अगर 5 वैल्यू आया दोनों के गुना करने के बाद, तो इसमें भी दोनों के गुना करने के बाद कितना आएगा वैल्यू, 5 ही आएगा। और जब आएगा तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखिए v1 दिया हुआ था कितना, 3 × 10⁸। v1 कितना था बताए कि वायु का 1 होता है। v2 कितना था 2 × 10⁸, और इसका अपवर्तनांक कितना था μ। पूछा गया, ठीक है। या तो आप इसको म्यू एयर को एयर छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको नीचे लाते हैं तो आ जाएगा ऐसे, देखिए कट जाएगा। तो जानते हैं पूछा गया है, ग्लास का पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। बताए थे जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर, और जिसको निकाला, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए, जिसे सापेक्ष निकाला जाए उसका नीचे। और इसी का वैल्यू, इसी को निकालना भी था, इसी का वैल्यू पता है कितना, 3/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन में जब को 3/2 नहीं है तो आप वहां पर ऑप्शन में देखिएगा तो 1.5 होगा, तो 1.5 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बन गया। देखिए विचलन कोण का मान निर्भर करता है। तो कोण जब हम प्रिज्म देखे थे तो प्रिज्म का ये था हमारा ए, यानी प्रिज्म का कोण। इसमें एक एंगल आता था जिसे हम लोग कहते थे आई, और जब ये जाने के बाद बाहर निकलता था तो इसे बोलते थे ई। तब यहां से विचलन कोण का फॉर्मूला होता था आई प्लस ए माइनस ए। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला इसमें दिया एक बात और, जितना ज्यादा प्रिज्म का अपवर्तनांक रहेगा उतना ज्यादा ये बेंड करेगा। इसकी ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा तो ये ज्यादा बेंड कर जाएगा। तब इसमें देख रहे थे कि विचलन कोण प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर कर रहा है। ए अगर घट बढ़ करेंगे तो ये विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, घट या बढ़ भी सकता है।
उसी प्रकार से जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ा देंगे तो ज़्यादा मुड़ा देगा, और कम कर देंगे तो कम मुड़ेगा। इसका मतलब कि ये दोनों पर निर्भर करता है, प्रिज्म का कोण पर भी और प्रिज्म का अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों पर। सो आंसर सी हो जाएगा कि ऊपर दिए हुए दोनों ऑप्शन पर ये निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, देखिए तो कहा जा रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो कोई कांच का प्रिज्म मान लेते हैं इसको, इसे श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, मतलब पास करवाते हैं। तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम, तो जानते हैं कि इस प्रकार से ये क्या होता है कि ये टूट जाता है। कितने कलर में, तो 7 कलर में ये टूट जाता है। इसी के प्रकार से टूटने के बाद इस प्रकार से वो किसी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तब इसमें कहा जाए कि जिसका एक बात बताए थे कि जिसमें इसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा ज्यादा मुड़ा होगा, और जिसका चाल ज्यादा होगा वो कम मुड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही भाग जाएगा। जैसे आप नदी में, मान लो कि एक एग्जांपल, नदी में पार करते हो, स्पीड में पार करते हो, तो आप बहोगे नहीं, अब क्या होगा, सेफली क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आप अपने फोर्स लगा के चल रहे हो। लेकिन जैसे हम यहाँ पर कम फोर्स लगा रहे थे तो हमें पानी क्या कर रहा था, उसको बहा करके लेके जा रहा था। तो अपवर्तनांक क्या करता है, डेविएशन कोण को बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है इसका मतलब कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका मतलब कि वही ज़्यादा डेविएट किया होगा। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका, यहाँ पर लाल का है, क्योंकि बताए थे कि इधर भीप की ओर ऐसे होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ था कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वो सबसे कम न्यूनतम किसका होता है, लाल का होता है। वह क्या है, लाल, यानी रेड कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण की घटना क्या है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आप लोग बताया गया था। ऑप्शन ए में क्या है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा पृथक होना। तो विक्षेपण ये कहा जाता है कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को पास करवाया जाता है तो ये 7 कलर में जो बढ़ जाता है, तो प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये तो बढ़ जाएगा। तो इसमें एक चीज और लिखा हुआ था, आप पढ़े होंगे, उसमें बताए थे कि जब प्रकाश देख रहे थे प्रिज्म में गुजारने वाला में कि अगर अलग अलग तरंग दैर्ध्य है तो उसका अलग अलग विचलन होता है। जब अलग अलग विचलन होगा मतलब कि उसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो इसके आधार पर जब देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ था श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म द्वारा पृथक होना। पृथक मतलब अलग होना, तो श्वेत प्रकाश का अलग होता है, श्वेत प्रकाश तो यहाँ पर बट जाता है। दूसरा प्रकाश का परिवर्तन, इसमें तो परिवर्तन होती नहीं है, इसमें क्या होती है, अपवर्तन होती है। तो आंसर बी भी नहीं होगा। सी में कहा जा रहा प्रिज्म का पदार्थ का परिवर्तन, जो इसका परिवर्तन होता है भिन्न भिन्न होता है। किसके लिए, तो तरंग अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाशों के लिए। सही बात है। कैसे कि यहाँ पर जैसे प्रकाश आता है तो यहाँ प्रकाश आने के बाद अपने अलग अलग लाइट प्रकाश में बटने लगता है। क्यों बटने लगता है, क्योंकि बटेगा तब ना जब इसका पर अपवर्तनांक दूसरा दूसरा आएगा, तब जब उसका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होगा। तो यानी यहाँ पर देख रहे थे कि अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाले किरणों के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक था वो भी अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में
कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, मान लिया जाए कि ये कांच है, श्वेत प्रकाश आया तो क्या होगा, हो सकता है कि बट जाए। कांच का मतलब सिर्फ स्लैब नहीं, सिर्फ ऐसा करके एक गुटका नहीं होगा, हो सकता है कि आपका प्रिज्म भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो जैसे श्वेत प्रकाश आता है तो इस 7 कलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट जाएगा। तो बट जाएगा तो देखेंगे इसमें कि सब कलर, जब सारे कलर जो बटते हैं इसमें आपको कौन कौन होते हैं, बैगनी, जामुनी, ब्लू मतलब नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड। तो ये सब में जब बटता है तो बताया थे सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ होता है रेड का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका बताए थे कि स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी कांच वाले में प्रवेश करवाते हैं तो वो क्या होता है, पहले 7 कलर में बट जाता है। बटने के बाद उसमें देखते हैं कि जो कलर का वेवलेंथ ज़्यादा था यानी उसका चाल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वही ज़्यादा मुड़ेगा जिसमें चाल कम होगा यानी अपवर्तनांक उसकी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं, मतलब इसमें सारे कलर का जो चाल रहेगा उसमें सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो चाल है वो हमें किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पे। तो आंसर ए नहीं होगा। बी में क्या कह रहा है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। तो रियली क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है यानी तरंगदैर्घ्य लाल का, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है सो समानुपाती होता है वेग का, मतलब कि उसकी जो चाल होगी वो रेड का ही सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर यहाँ पर मिल जाता है बी। जब बी हो जाएगा तो सी होने का चांस नहीं है, क्योंकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलेगा ऐसा ये नहीं है, ये सबसे धीरे धीरे चलता है। प्रकाश के रंग और चाल में कोई संबंध नहीं है। प्रकाश के रंग यानी कलर और चाल में कोई संबंध नहीं, गलत बात, संबंध है। कैसे, कलर है मतलब उसका वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, कलर है मतलब वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, और जो तरंगदैर्घ्य है तो उसकी चाल है, यानी कह सकते हैं कि रंग और चाल में दोनों में कोई न कोई रिलेशन है। तो इस प्रकार से आंसर डी नहीं होगी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ये सबसे बन गया होगा। कहा निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो हम पहले देख चुके हैं किसका, रेड का। वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज को संपूर्ण प्रकाश को समान, क्वेश्चन नंबर हमें 15 पढ़ना था, एक स्किप हो चुकी थी। ठीक है, तो 14 नंबर देख लेते हैं पुनः। कहा जा रहा है इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। तो देखिए इंद्रधनुष में हमको ये 7 नजर आता है, तो ऑप्शन में कौन कौन है, पीला, हाँ तो इसमें पीला है क्या, तो है, दिखाई देता है। काला है क्या, इसमें नहीं है, मतलब काला रंग ही इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज को संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, तो पूर्ण अपवर्तक प्रिज्म, पूर्ण विचलन प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो बताए हैं उसी पर हम आगे चल रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से समकोण में त्रिभुज कौन था, प्रिज्म था। यहाँ पर अगर लाइट हम देते हैं यहाँ पर एकदम डायरेक्टली, तो जानते हैं कि I बराबर कितना होगा, 0 बताए थे। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से चलेंगे तो साइन I बराबर क्या होता है, साइन R, चाहे यहाँ पर μ2 रहे चाहे μ1 रहे। ठीक है, जब हमको I 0 इस साइड में 0 है तो R भी कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये जब डायरेक्टली आया है तो डायरेक्टली क्या होगा, पास कर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ऐसा ज़्यादा यहाँ पर हो कि इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा हो जाए बाहर से, तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ना होकर के क्या होगा, नीचे की ओर ही हो जाएगा। सॉरी,
कितना डिग्री से आया ये 45 डिग्री से, तो कितना जाएगा ये 45 डिग्री से, तो समांतर ही चला गया। मतलब इस केस में क्या हुआ, तो तब ये 90 डिग्री से घूम जाता है जब इस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म था, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि रिटर्निंग 90 डिग्री पे लौट जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो आज 15 तक ही रखते हैं।